Hello students, I am Suman Sharma and I welcome you to my channel Holistic English and Science. Student, आज हम आपकी साइंस के चैप्टर नंबर 2 करेंगे which is acid bases and salt which is a chapter number 2 of your chemistry. So let's begin the chapter. स्टूडेंट, हमारे नेचर में 115 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. इन एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करेंगे 3 ग्रुप्स में. इनको बोलेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो एसिड अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो एसिड क्या होते हैं? समथिंग विच इज़ सावर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं. लाइक टैमरिंड होती है, इमली, ऑरेंज जूस होता है, लेमन जूस होता है. ऑल दे आर सावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, तो हम उनको कहेंगे एसिड. जैसे हम विनेगर खाते हैं, सिरका जिसको बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एसिड. सेकेंड इज़ बेसिस. बेसिस होते हैं, दे आर बिटर, थोड़े से कड़वे होते हैं, एंड स्लिपरी टू टच होते हैं. स्लिपरी मतलब जब उनके ऊपर हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ स्लिप करता है. लाइक आपने नोटिस किया होगा, सोप, टूथपेस्ट होता है हमारा, या जो हम इनो खाते हैं या एंटासिड खाते हैं, ये सारे बेसिस होते हैं. एंड सॉल्ट क्या होते हैं? जब एसिड बेस के साथ मिलता, कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है. आई गिव यू एग्जाम्पल, जैसे HCl प्लस NaOH, ये मिलके क्या बनाएगा? NaCl विच इज़ अ सॉल्ट प्लस वाटर. तो सॉल्ट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं. जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उससे सॉल्ट बनते हैं. तो इस चैप्टर में हम ये 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड करेंगे विच आर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. अब ये क्वेश्चन आते हैं कि कई बार होता है कि सब्सटेंस आपको गिवन होता है, मे बी वो सब्सटेंसेस जो होते हैं सिमिलर लुकिंग होते हैं, आप पता नहीं लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंसेस एसिड और बेस. तो एसिड और बेस को पता लगाने के लिए वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं या एसिड और बेस इंडिकेटर बोलते हैं. ये इंडिकेटर यूज़ करे जाते हैं टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर. सो स्टूडेंट, लेट्स डू द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर फर्स्ट. तो इंडिकेटर इज यूज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस. तो इंडिकेटर एक डाई होती है दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस. जब भी हम इस इंडिकेटर को, जो कि एक डाई है, एसिड या किसी बेस में डाल लेंगे तो इस डाई का या इस इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है. एसिड में इसका कलर डिफरेंट चेंज होगा, बेस में इसका कलर डिफरेंट चेंज होगा. तो इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय चेंज इन इट्स कलर. इसका कलर चेंज हो सकता है किसी इंडिकेटर का कलर, और ओरिजिनली उसका न्यूट्रल कलर कलरलेस हो, वो पिंक में चेंज हो सकता है, या रेड से ब्लू हो सकता है, ब्लू से रेड हो सकता है, या ऑरेंज से कलरलेस हो सकता है. हमेशा जब भी चेंज आएगा कलर में इंडिकेटर के, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा उसका कलर देख के whether the given solution is acidic or basic in nature. मीन्स जस्ट ये इंडिकेट करता है कि whether the substance we are testing is an acid or base by change in its color. तो हमारे पास 3 कॉमन इंडिकेटर होते हैं, मेनली 3 कॉमन इंडिकेटर होते हैं जिनको हम बोलते हैं. फर्स्ट इज लिटमस विच इज़ मोस्ट कॉमन, सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज, एंड थर्ड इज फिनोल्थलीन. 3 टाइप के इंडिकेटर है हमारे पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर. क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है. मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है विच इज़ यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी इज लिटमस. अब लिटमस को हम 2 फॉर्म में यूज़ करते हैं, लिटमस सोल्यूशन की फॉर्म में एंड लिटमस पेपर की फॉर्म में. तो 2 टाइप्स ऑफ लिटमस जो हैं यूज़ होते हैं, वन इज सोल्यूशन फॉर्म एंड अनदर इज इन पेपर फॉर्म. तो एक्चुअली कलर के बेस के ऊपर लिटमस जो होता है दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. वन इज़ द ब्लू लिटमस पेपर एंड अनदर इज़ रेड लिटमस पेपर.
Students will be very well versed with these two types of litmus paper. तो इसमें क्या होता है, कैसे चेंज करता है, अगर हम कोई एसिडिक सोल्यूशन हमें दिया गया, जो सब्सटेंस दिया गया अगर वो एसिड है, तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। मतलब अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है तो गिवन सब्सटेंस की नेचर है एसिडिक। तो आप बार से याद रख सकते हो, अगर ब्लू से रेड चेंज हो रहा है तो सोल्यूशन गिवन इज एसिडिक। अगर बेस है, बेस में अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड से ब्लू में आ रहा, अगर रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो दैट इज द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। तो RBB से रेड से ब्लू, द सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। रिजर्व बैंक ऑफ बिहार या बड़ौदा कर सकते हो आप। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये आता है कि इफ अ ड्रॉप ऑफ गिवन सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो ब्लू से रेड में चेंज होता है तो गिवन सोल्यूशन क्या है, एसिडिक। बार से याद रखना है। जैसे कि ऑरेंज जूस होता है, लेमन जूस होता है, टैमरिंड होता है, इमली का पेस्ट होता है, इमली भी होती है। जब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे या ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालेंगे तो वो क्या चेंज हो जाएगा, रेड, ब्लू से रेड में चेंज होगा। इट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, मतलब उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। अगर हम क्या कहते हैं, कोई सोल्यूशन लेते हैं और अगर वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है तो इसका मतलब है वो बेसिक इन नेचर है, एल्कलाइन इन नेचर है। बेसिक की जगह हम वर्ड एल्कलाइन भी यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, मैं बताती हूँ आगे जाके। तो जैसे सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो ये क्या है, दिस इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक सोल्यूशन कैसे चेंज करते हैं, रेड से ब्लू के बीच में, तो ये बेसिक इन नेचर है, मतलब इस सब्सटेंस के अंदर कोई ना कोई एल्कली या बेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज हमारे पास ये तो लिटमस पेपर या लिटमस इंडिकेटर को हमने डिस्कस किया है। सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का जो अपना न्यूट्रल कलर होता है दैट इज ऑरेंज। वो मिथाइल ऑरेंज, इसके नाम से ही आप मेक आउट कर सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर या न्यूट्रल कलर जो होता है ऑरेंज होता है। और ये अगर हम एसिड सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज चेंजेस टू रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन और ये बेसिक सोल्यूशन में येलो हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में रेड और बेसिक सोल्यूशन में येलो। नेक्स्ट इंडिकेटर इज फिनोल्थलीन। उसका न्यूट्रल कलर कलरलेस होता है और ये कैसे चेंज करता है, अगर इसको एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो ये कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज नहीं आती इसमें। अगर हम इस बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे देन इट चेंजेस टू पिंक कलर। तो ये जो 3 टाइप्स के हमने इंडिकेटर कर लिए हैं। फिनोल्थलीन को आप देख सकते हो, ये देखिए, ये बॉटल जो है लेफ्ट साइड में जो ये दे रखी है, कंटेन फिनोल्थलीन इंडिकेटर। तो फिनोल्थलीन इंडिकलर अगर एसिडिक में डाला, ये कलरलेस नज़र आ रहा है आपको, ये कलरलेस नज़र आ रहा है, इसका मतलब जिस सोल्यूशन में हमने इस इंडिकेटर को डाला था दैट इज एसिडिक इन नेचर। इसका इसका जो कलरलेस था, ये कलरलेस ही एसिड सोल्यूशन में रहता है। इट डजंट चेंज इट्स कलर, इट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। अब नेक्स्ट में देखिए आप, ये पिंक में चेंज हो गया। अगर हमारा फिनोल्थलीन जिसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, अगर वो पिंक में चेंज हो जाता है, इसका मतलब गिवन सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट इज हमारा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम डिटेल में करेंगे जब हम पीएच स्केल करेंगे। तो अभी ये हमने 3 तरह के इंडिकेटर करे। फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन इज लिटमस, second is your phenyl orange, and third is phenolphthalein. Litmus is a natural indicator होता है। एक्चुअली ये पर्पल कलर की डाई है, इसका जो न्यूट्रल कलर होता है पर्पल होता है कलर में।
एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकन। लाइकन आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज़ लाइकन। इस लाइकन में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो बन जाता है तुम्हारा लिटमस पेपर या लिटमस इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस। एंड सेकेंड इज़ टर्मरिक, जिसको हल्दी हम बोलते हैं। टर्मरिक भी ये नेचुरल इंडिकेटर है। एक्चुअली ये येलो कलर की डाई है, जैसे हमारा लिटमस पर्पल डाई होता है, ये येलो डाई होती है। अगर इसमें बेसिक सोल्यूशन में हम इसको डालेंगे टर्मरिक तो रेड हो जाती है। जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया है कि आपके अगर वाइट क्लॉथ के ऊपर कोई येलो स्टेन ऑफ करी लग जाता है या कोई भी सब्जी का येलो स्टेन लग जाता है, अब येलो कलर किस लिए है? टर्मरिक की वजह से। तो जब हम इसके ऊपर सोप स्क्रब करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है, क्योंकि सोप, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि सोप एक बेसिक सोल्यूशन होता है, एक बेस होता है। तो बेसिक सोल्यूशन में जो टर्मरिक का येलो कलर है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। अब क्या होता है कि जब हम इसी स्टेन को टर्न टू येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज रिंस्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। जब हम पानी से रिंस, बहुत सारे पानी में इस कपड़े को रिंस कर देते हैं जिसके ऊपर सोप लगा हुआ है, तो इस पानी की वजह से सोप जो है निकल जाता है, मीन्स बेस निकल गया, तो इसका स्टेन का कलर दोबारा से येलो हो जाता है। फिर देन वी पुट इट इन द सन, और सन में ये फेड हो जाता है, कलर इवेपोरेट हो जाता है। तो दिस इज हाउ टर्मरिक इंडिकेटर वर्क्स। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज रेड कैबेज। रेड कैबेज लीफ से बनी होती है, नेचुरल इंडिकेटर अगेन। ये इससे नाम से पता चलता है, रेड कलर की डाई होती है और ये एसिडिक सोल्यूशन में रेड ही रहती है, लेकिन बेसिक में ग्रीन हो जाती है। दिस इज सम नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं? वन इज लिटमस, सेकेंड इज टर्मरिक एंड थर्ड इज रेड कैबेज। लेट्स डू सम मोर ऑफ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। जो स्मेल से रिलेटिंग चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। तो ये भी इंडिकेटर होते हैं। दीज इंडिकेटर्स वी स्मेल चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। एसिड में डालेंगे तो इनकी स्मेल कुछ और होगी, बेस में कुछ और होगी। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक एक स्मेल होती है, एक नेचुरल स्मेल होती है। उसको जब भी उसके अंदर हम एसिड या बेस ऐड करेंगे तो इनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो नेचुरल एक स्मेल होती है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में अनियंस एंड वनीला, इसके ज़्यादा आपने डिटेल में करना नहीं है, इतना आता नहीं है इसके बारे में पेपर में, तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि अनियन की आपके पता है कि उसकी अपनी यूनिक सी स्मेल होती है। लेकिन जब इसमें बेसिक सोल्यूशन डालेंगे, जहाँ बेसिक सोल्यूशन की बात आती है तो सबसे पहले NaOH की बात आती है। तो जब Na सोल्यूशन जो कि एक बेसिक सोल्यूशन है इसमें ऐड करेंगे, कोई भी आप कपड़ा लीजिए उसके ऊपर रब कर दीजिए अनियन को, तो अनियन की स्मेल उस कपड़े के अंदर चली जाती है। अब इस कपड़े में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे विच इज़ अ बेस एक्चुअली, तो अनियन की स्मेल आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अनियन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। जो बेसिक सोल्यूशन है वो अनियन की स्मेल को रिमूव कर देता है। अगर उसने अनियन की स्मेल को रिमूव कर लिया इसका मतलब वो सोल्यूशन बेसिक है नेचर में। लेकिन एसिडिक सोल्यूशन डालते हैं जिसमें कि HCl डाल देते हैं हम, इसी कपड़े के ऊपर अगर हम HCl डालते हैं तो ये जो एसिड होते हैं वो इसकी एक यूनिक स्मेल होती है इसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, अनियन की स्मेल एज इट इज़ रहती है। तो दिस कैन बी यूज एज अ टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट इज वनीला एक्सट्रैक्ट। इसकी भी अपनी एक प्लेजेंट सी स्मेल होती है, खूबसूरत सी स्मेल होती है। अगर हम इसमें बेसिक सोल्यूशन जिसको NaOH बोलते हैं, अगर इसमें ऐड करेंगे तो वनीला की जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब जो बेसिक सोल्यूशन होता है वनीला की स्मेल को रिमूव कर देता है। एन एसिडिक सोल्यूशन HCl डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ वनीला। लेकिन एसिडिक सोल्यूशन उसकी वनीला की अपनी स्मेल को नहीं रिमूव कर पाता, तो उसकी स्मेल एज इट इज़ रहती है। तो आप इसे ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर।
Next, this is NCERT question which is based on the topics we done already. तो यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब है, वन में डिस्टिल्ड वाटर है, साफ सुथरा पानी है, अनदर 2 एसिडिक सोल्यूशन एंड बेस, मीन्स एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर डाला है, सेकेंड में एसिडिक डाला है, थर्ड में बेसिक सोल्यूशन डाला है। वो कहते हैं आपके रेड लिटमस पेपर गिवन है आपको ओनली, तो आइडेंटिफाई द, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो आप कैसे करोगे टेस्ट की कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस गिवन है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने रेड लिटमस पेपर गिवन है, तो रेड लिटमस पेपर हम लेते हैं, उनको 1 बाय 1 करके टर्न बाय टर्न हर टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। जो सोल्यूशन रेड को ब्लू में चेंज कर देगा तो बेसिक होगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा तो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो अब हमें ब्लू लिटमस पेपर मिल गया, रेड गिवन था, हमने बेसिक सोल्यूशन, जिस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सोल्यूशन था उसने इसको ब्लू में चेंज कर दिया। अब जो ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म हुआ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू टेस्ट द एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि ब्लू रेड में चेंज हो जाता है व्हेन द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। अब ब्लू लिटमस पेपर को आप रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए 1 बाय 1, जो सोल्यूशन ब्लू को रेड में चेंज करेगा दैट विल बी योर एसिडिक सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर विल बी न्यूट्रल एंड हेंस इट विल बी डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जिसको प्योर वाटर बोलते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होता है, नीदर एसिडिक और बेसिक। तो जब न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस गिवन होता है, उसमें लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज हम 1 बाय 1 एसिड को डिस्कस करेंगे, देन वी मूव ऑन टू बेस एंड लास्ट टॉपिक हमारा सॉल्ट पे होता है। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद एसिड्स। तो एसिड मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका सावर टेस्ट होता है, खट्टा होता है, क्योंकि जैसे आप लेमन खाते हैं उसका सावर टेस्ट है, खट्टा है, इसका मतलब उसके अंदर एसिड है। तो एसिड प्रेजेंट जो होता है लेमन में दैट इज योर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन। ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है। तो एनी सब्सटेंस विच है सावर टेस्ट इज कॉल्ड एसिड्स। तो एसिड आपको पता है ब्लू से रेड में चेंज करता है लिटमस पेपर को। अब कौन से फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर एसिड होता है, एसिडिक इन नेचर होते हैं। रॉ मैंगो, कच्चा आम जो होता है, रॉ ग्रेप्स, खट्टे जो कच्चे ग्रेप्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड, इमली, they all are sour in taste due to presence of acid in them. लाइक यू कैन ऑल्सो से कि जो सावर्ड मिल्क होता है, सावर्ड मिल्क का मतलब जो तो मिल्क खट्टा हो जाता है, जिसमें मतलब कर्ड बन जाता है जिसका, उसमें के अंदर भी एसिड होता है और उस एसिड का नाम लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट आता है कि जितने भी प्लांट या एनिमल मटेरियल में एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, नेचुरल एसिड होते हैं। जैसे फ्रूट्स में होते हैं, लेमन में हो गया, मैंगो में हो गया, लेकिन कच्चे मैंगो में हो गया, ऑरेंज में हो गया, ये सारे प्लांट मटेरियल है। या एनिमल हो गया, जिससे आपने देखा और नेटल लीफ स्टिंग होता है, पहाड़ों में बहुत पाया जाता है। इसके अंदर भी जो एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड होता है। एंट स्टिंग होती है, एंट स्टिंग मतलब जो कीड़ी के काटने पे जो एंट स्टिंग होती है, दैट ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक एसिड। जो जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिसके, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं दे आर एसिटिक एसिड, इथानोइक एसिड भी बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं C2H5, सॉरी दिस इज नॉट रिटन लाइक, CH3COOH, COO ग्रुप बना देता है किसी भी कंपाउंड को एसिड। तो इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो ऑरेंज में होता है, लेमन में होता है, लैक्टिक एसिड जो सावर्ड मिल्क में होता है, खट्टे दूध में होता है, दही में होता है, टार्टरिक एसिड भी होता है तुम्हारा, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है इन सावर मिल्क, मीन्स दही में प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड टैमरिन, इमली में होता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटोज में, फॉर्मिक एसिड, मिथानोइक एसिड
एंट स्टिंक में जो चींटी का काटना होता है दैट इज एंट स्टिंक, एंड नेटल लीफ स्टिंग। नेटल लीफ स्टिंग आई थिंक पहाड़ों में बहुत होता है ये। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वीक एसिड्स होते हैं, इसीलिए इनको ड्रिंक करना खाना सेफ होता है, दे आर नॉट हार्मफुल। तो एसिड जो प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम द मिनरल ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड, मीन्स ये मैन मेड एसिड होते हैं, सिंथेटिक एसिड्स होते हैं। और थ्री मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड आर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। एंड एक फोर्थ भी होता है दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड। लेकिन मिनरल एसिड क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो ये जो तीन मिनरल एसिड है मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसीलिए इस कैटेगरी में से कार्बोनिक एसिड को एग्जम्प्ट कर दिया गया है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक होता है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। सच एसिड्स और डिल्यूट एसिड्स, कई बार क्या होता है कि ये एसिड क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनको हम वाटर के साथ मिक्स करके उनको डिल्यूट कर देते हैं। डिल्यूट करने से उनकी स्ट्रेंथ है जो वो थोड़ी सी मतलब वीक हो जाते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। तो जब हम किसी भी मिनरल एसिड में वाटर ऐड करके डिल्यूट कर देते हैं तो अब ये एसिड बन जाते हैं डिल्यूट एसिड्स। तो डिल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल टू अस, अदरवाइज जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर हार्मफुल टू ईट, दे आर हार्मफुल टू इवन यूज। तो कार्बोनिक एसिड क्वेश्चन आ सकता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज ओनली द मिनरल एसिड्स विच इज वीक इन नेचर, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थ्री मिनरल एसिड विच आर HCl, H2SO4, HNO3, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड एनी एंड वेरी हार्मफुल टू अस। अब एसिड को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स इनकी प्रॉपर डेफिनेशन हम बाद में करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे तीन आ गए दैट इज HCl, H2SO4 एंड HNO3। और वीक एसिड मीन सारे मिनरल जो आ गए स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गए, और वीक एसिड में ऑर्गेनिक आ गए जिसमें एसिडिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, सिरका, फॉर्मिक एसिड आका मिथानोइक बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आर वीक एसिड्स होते हैं। ऑल द मिनरल एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि सारे मिनरल एसिड या सिंथेटिक एसिड वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओनली कार्बोनिक एसिड को छोड़ के। दैट्स वाई दे आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक, दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। आगे ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं दे आर वेरी वीक एसिड्स, तो इसीलिए दे आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक। जैसे ऑर्गेनिक एसिड हम डे टू डे लाइफ में कितना यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर की फॉर्म में हम खाते हैं जैसे पिकल में डलता है। सिट्रिक एसिड हम लेमन और ऑरेंज की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। टार्ट्रिक एसिड इमली की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये जो तीनों एसिड हैं या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड इनको फूड इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करते हैं हम। जैसे एसिटिक एसिड को यूज़ करा था पिकल में, टोमेटो केचप में। टार्ट्रिक एसिड को बेकिंग पाउडर में यूज़ करते हैं। कार्बोनिक एसिड को सॉफ्ट ड्रिंक्स में, फिजी सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ करा जाता है। तो इसका क्वेश्चन यही है कि इनको क्यों यूज़ करा जाता है, क्योंकि दे आर वेरी सेफ टू कंज्यूम और ड्रिंक। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, आई थिंक इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब एसिड्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। वन इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड सेकेंड इज डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नाम से पता चल रहा है एक ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड ज़्यादा होता है एंड उसके अंदर जो वाटर होता है वो बहुत कम होता है। मीन्स द एसिड इज वन विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन, बहुत कम 1 to 2% इसमें पानी होता है, 98 और 99% एसिड होता है। इसीलिए ये बहुत मुश्किल होता है इसको हैंडल करना। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एसिड की डिक्रीज करनी है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर वाटर डाल देते हैं। तो when the water is added to a concentrated acid then dilute acid is formed। तो dilute acid is formed। तो dilute acid क्या हो गया कि it is a one which contain more amount of water।
कंसनट्रेटेड एसिड में एसिड ज़्यादा था, पानी कम था, वेयर एज इन अ डिल्यूट एसिड वी हैव मोर ऑफ वाटर एंड लेस ऑफ एसिड इन इट। तो डिल्यूट एसिड थोड़ा सा सेफर होता है यूज़ करना। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड की डिल्यूशन कैसे करी जाए। क्या वाटर के अंदर एसिड डाला जाए या एसिड को वाटर के अंदर डाला जाए। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि विच इज़ द सेफ वन। तो डिल्यूट एसिड आपको पता ही ऑब्टेन कैसे होता है, बाय मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालेंगे तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब द प्रोडक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ हीट। तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये जो हाईलो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो व्हेन द क्वेश्चन आता है, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर, इट मीन्स लार्ज अमाउंट हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, इवॉल्व होती है। तो इसीलिए इसको कैसे करना चाहिए, तो डिल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली। मीन्स हमने वाटर लेना है, उसके अंदर हमने वन ड्रॉप करके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की डालनी है, ग्रेजुअली ड्रॉप वाइज विद स्टरिंग। मीन्स पानी लिया, उसके अंदर एक ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की डाली, फिर उस बॉटल को हमने स्टर कर लिया, शेक कर लिया। नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेट, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर नहीं डालते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि हम वाटर को डालना चाहिए एसिड में, एसिड को वाटर में डालना चाहिए, और क्यों। तो इसका आंसर हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत बार आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। कि दो केसेस है इसमें। फर्स्ट केस में when the concentrated acid is added to water, means हम concentrated acid को water में डालें, जो कि सही तरीका होता है। For preparing a dilute acid, then heat is evolved gradually, word याद रखना, gradually and easily। तो इसमें हीट तो इवॉल्व होगी, चाहे एसिड को वाटर में डालो चाहे वाटर को एसिड में डाले। लेकिन जब एसिड को वाटर में डालते हैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप, तो हीट इवॉल्व होती है, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी करके रिलीज होती है। तो ईजिली ऑब्जर्व बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर प्रेजेंट है इस हीट को ऑब्जर्व करता है, धीरे धीरे ईजिली कर लेता है वो, टू विच एसिड इज बीइंग एडेड। तो इससे क्या होता है, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है। तो मीन्स हमें एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालना चाहिए, वो भी धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ताकि जो हीट इवॉल्व हो वो ग्रेजुअली हो, धीरे धीरे हो, और ईजिली जो वाटर है इस हीट को ऑब्जर्व कर ले। हाउएवर दूसरा केस आता है, जो वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू डिल्यूट इट, तो देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व एट वंस, भी ग्रेजुअली हुआ था इसमें एट वंस एकदम से बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। तो दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम, इतनी हीट हुई कि वाटर को वो स्टीम में चेंज कर देता है एक्सप्लोजिवली, आप पिक्चर में देखिए। एंड विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन फेस और क्लोथ एंड कॉज एसिड बर्न। तो ये स्प्लैश हो गया, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। अगर हमने वाटर को एसिड में डाला, एकदम से लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगी, और वाटर को स्टीम में चेंज कर दिया एक्सप्लोजिवली, और ये स्प्लैश करेगा एसिड, और जो भी बंदा आसपास खड़ा है उसके कपड़े के ऊपर गिरा, या उसके फेस पे गिरा, या उसके स्किन के ऊपर गिरा, तो वो उस स्किन को बर्न कर देगा, जला देगा। तो इवन की इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि गैस, जो ग्लास कंटेनर है वो भी ब्रेक हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। सो इसका मतलब ये है कि हमने अगर डिल्यूशन करनी है एसिड की, तो बेस्ट तरीका है इज टू एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर, वो भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ताकि जो हीट एनर्जी इवॉल्व हो ग्रेजुअली हो। नेक्स्ट लेट्स डू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर, नंबर 1 दे आर सावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं।
they turn blue litmus to red. And next is acid solution conduct electricity. important topic है, ये important property है। एसिड सोल्यूशन जितने भी होते हैं वो हमेशा अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट माने जाते हैं। इसका मतलब जब भी हम कोई एसिड लेते हैं, इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, तब इसका एसिड सोल्यूशन बनता है। तो कोई भी एसिड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। जब उसको वाटर में डालेंगे, फिर उसका एसिड सोल्यूशन बनाएंगे, अब ये सोल्यूशन जो होगा एसिड सोल्यूशन, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो एसिड सोल्यूशन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, क्योंकि एसिड सोल्यूशन ही इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देगा। तो रीजन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये बाद में करेंगे चैप्टर में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई हैं, इसके बेस के ऊपर पूरा चैप्टर है। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। पहले याद करते हैं, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बनाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगी, प्लस उसका सॉल्ट भी बन जाएगा, और इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं हम। तो इसमें हम कर लेते हैं, मेटल ले लेते हैं हम जिंक मेटल, जो कि एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में ली, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। AQ लिखा है, मीन्स डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड हम कभी नहीं हैंडल कर पाते, कंसनट्रेटेड नहीं हैंडल कर पाते, सो वी टेकन डाइल्यूट सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर क्या हुआ कि जिंक जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में से जिंक मेटल बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये डिस्प्लेस कर देगा इसको, और क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से, एंड हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी एज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास बच गया जिंक विद रिएक्ट विद सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट, जो कि एक सल्फेट है, जो कि एक सॉल्ट है। तो हमेशा याद रखना, जब भी मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ही, प्रोड्यूस होगी ही अलोंग विद सॉल्ट फॉर्मेशन। तो उसके बाद क्या आता है कि हाइड्रोजन गैस सारे एसिड में कॉमन होती है। तो क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ जाता है कि सभी एसिड में कॉमन क्या होता, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल द एसिड्स। अब ये जो हमने रिएक्शन लिखा है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली कर लेते हैं। सबसे पहले आप सेटअप देखिए कि इसमें क्या है, हमारा एक टेस्ट ट्यूब ली गई है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर रबर कॉर्क लगाई गई है, उसके अंदर हमने जिंक के ग्रेन्यूल लिए, ग्रेन्यूल का मतलब छोटे चीनी जैसे दाने, ग्रेन्यूल लिए गए हैं। उसके ऊपर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादातर हम 5 ml लेते हैं, एंड फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल जो नीचे बैठे हुए हैं। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे गैस के बबल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। अब ये जो गैस थी, इसको हमने किस में से पास करना है, सोप सोल्यूशन। तो एक हमने ट्रफ ले लिया, एक वेसल ले लिया, उसमें सोप सोल्यूशन डाला हुआ है। अभी जो यहाँ पे गैस बबल फॉर्म हुए हैं, थ्रू डिलीवरी ट्यूब हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, सोप सोल्यूशन में से पास कराएंगे। सोप सोल्यूशन इज टेकन इन ए ट्रफ। अब क्या करेंगे, जब सोप सोल्यूशन में से जब ये गैस बबल पास करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसमें से निकलते हुए ये राइज करेंगे इनटू एयर, एयर के अंदर राइज करेंगे, निकल के आएंगे। अब आगे क्या करना है कि एक कोई भी बर्निंग कैंडल लेके जाइए, एंड ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फील्ड, गैस फील्ड जो बबल है, इसके पास बर्निंग कैंडल लेके आनी है। तो बर्निंग कैंडल होता क्या है, ये बर्निंग टेस्ट है। तो कई बार क्वेश्चन आता है
की टेस्ट किया, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन गैस बनी है। हाइड्रोजन के लिए बर्निंग टेस्ट बहुत ही एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है विद लिटिल एक्सप्लोजन। आप देख सकते हो बनाया हुआ है, एक्सप्लोजन के साथ पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो जो भी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है उसका मतलब ये गैस हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम बर्निंग टेस्ट करते हैं। जब भी कोई बर्निंग स्पिंटर या कैंडल को व्हेन इट इज ब्रॉट नियर द हाइड्रोजन गैस बबल, तो वो गैस होती है इफ इट बर्न्स विथ पॉप साउंड इंडिकेटिंग दैट गिवन गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है, पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस जो होती है वो बर्न करती है। ये हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा टेस्ट जो है करा जाता है। अब हमने ये जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट कराया है। आप इसके साथ रिएक्शन आप जिंक के साथ HCl का भी करा सकते हैं। HCl हमने डाइल्यूट लिया है तो AQ लिखना है। तो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म हो जाएगी हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, और जिंक क्लोराइड बन जाता है। तो विच इज अ सॉल्ट, जो एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में ही बनता है। तो आप रिएक्शन HCl के साथ भी लिख सकते हो। और जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं मेटल्स, वो हम आगे जाके करेंगे, उसका भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो NCERT में भी है वो बहुत बार पूछा भी जाता है कि कोई भी कर्ड होता है या कोई सावर फूड स्टफ होता है, खट्टी चीज होती है, चाहे विनेगर, लेमन, ऑरेंज जूस ले लो, उसको हम मेटल के वेसल में क्यों नहीं रखते, जब भी वो वेसल बना होता है या कॉपर का या ब्रास का। तो NCERT का भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये इसीलिए होता है, आपने जो ऊपर रिएक्शन किया उसके बेस के ऊपर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज बिकॉज कि कर्ड और अदर फूड स्टफ होते हैं उनके अंदर एसिड होता है, क्योंकि दे आर सावर इन टेस्ट। एसिड जब, अब इस एसिड स्टफ को अगर हम इस कॉपर वेसल में डाल देंगे तो ये जो मेटल है इस एसिड के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाएगी विच कॉज फूड पॉइजनिंग एंड डैमेज आर हेल्थ। तो आपको ये क्वेश्चन लर्न करना है। प्रॉपर्टीज, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहले याद करो कि मेटल का कार्बोनेट लेना, कार्बोनेट हम लिखते हैं CO3, इसकी वैलेंसी 2 होती है, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3, इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमने एसिड का रिएक्शन कराना है। तो इस केस में हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन मेन हमने गैस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। तो याद रखना, दूसरा ट्रिक ये होता है कि जब भी रिएक्टेंट में कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती ही होती है। तो हम रिएक्शन कर लेते हैं। पहले आपको याद रखना, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। जैसे हम प्रीवियस प्रॉपर्टी में किया कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस मेन फॉर्म होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो हम थोड़े से रिएक्शन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट इज कि हमने सोडियम कार्बोनेट लिया। सोडियम कार्बोनेट का कैसे लिखा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है, तो हमने इंटरचेंज कर दिया। तो Na2CO3 हमने कार्बोनेट ले लिया, सोडियम का कार्बोनेट लिया, पोटाशियम का कार्बोनेट भी ले सकते हो K2CO3, क्योंकि पोटाशियम की वैलेंसी भी 1 होती है। तो इसके हमने डाइल्यूट HCl एसिड ले लिया, डाइल्यूट HCl एसिड ले लिया। तो उसके बाद क्या, सबसे पहले क्योंकि कार्बोनेट है रिएक्टेंट में तो CO2 तो बना ही दो।
सेकेंड आ गया तुम्हारा सॉल्ट बनेगा, इसका सोडियम रिएक्ट करेगा इसके क्लोराइड के साथ, इस कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट इस कंपाउंड के सेकेंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, सोडियम क्लोराइड। हमारे पास बचा क्या, वाटर, तो वाटर यहाँ पे निकल जाएगा। तो वाटर यहाँ पे बच गया, देखो यहाँ पे टू, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से रहेगी और एक हाइड्रोजन दो यहाँ से ले ली वाटर। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है, कौन सी गैस, CO2 गैस बनेगी, वाटर बनेगा प्लस तुम्हारा सॉल्ट बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें से पता चलता है CO2 गैस बन गई इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, बबल्स निकलने शुरू हो जाते, ब्रिस्क, जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में से फिजीनेस होती है ना, निकलती है, वो भी CO2 ही होता है। तो ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस आपको लर्न करना है, मीन्स रैपिड एस्केप ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक में से निकलता है वही CO2। सेकेंड, हमने इसी का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेना है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 बताई मैंने, सोडियम की 1 है, तो इट्स फॉर्मूला इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व होगी, क्योंकि रिएक्टेंट में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वाटर निकल गया एंड NaCl का सोल्यूशन फॉर्म में भी निकल गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है, अब हमारी बारी आती है, CO2 फॉर्म हुआ। CO2 के लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, जैसे बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1, तो CaOH। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट है, ये आपको लर्न करना है, ये 1 मार्क में MCQ फॉर्म में जरूर आता है। हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड था, बर्निंग टेस्ट था। CO2 के लिए लाइम वाटर टेस्ट है। हाउ इट इज डन, लेट्स डू दैट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर CaOH, दूसरा नाम स्लेक्ड लाइम भी होता है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टू नेम्स, कंपाउंड एक ही है। तो क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको पिछले रिएक्शन में बताया कि जहाँ पे कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्टेंट में होता है तो CO2 फॉर्म होती है प्रोडक्ट में, यहाँ पे उल्टा हो गया। अब हम रिएक्टेंट में CO2 ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, उल्टा हो गया बिल्कुल। लेकिन ये ट्रिक है, एक रूल है एक। तो हमें स्लेक्ड लाइम में से हमने CO2 को पास किया, तो ये जो वाटर था, लाइम वाटर, ये मिल्की हो गया। क्या हो गया, मिल्की। मिल्की क्यों हो गया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया, वाइट कलर का हो गया। देखिए पिक्चर में, देखिए पहले ऐसा था, ये मिल्की हो गया, बिल्कुल दूध जैसा हो गया और वाटर इसमें से निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NCERT का भी पार्ट है ये, कि अगर हम एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं इसी में से ही, और पास करते जाते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड इस पास, ये भी क्वेश्चन बनता है, थ्रू लाइम वाटर, तो वाइट प्रेसिपिटेट जो बना था, इसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो गया था, दूधिया रंग का हो गया था। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व क्यों हो जाता है, देखो हमने एक्सेसिव, ये देखो ये वाइट, इसमें इनसॉल्युबल इन वाटर प्रेसिपिटेट था, इसमें हमने बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक एक्सेस ऑफ CO2 पास कराई है लाइम वाटर के, जो ये अब वाइट प्रेसिपिटेट बना था वो डिजोल्व हो जाता है और एक सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है। इसके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने की वजह से जो सोल्यूशन पहले मिल्की था कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, अब वो क्या हो गया, क्लियर। ये देखिए आप, ये लाइम वाटर था, CaOH2 था, इसमें CO2 हमने डाली, मिल्की हो गया, CO3 बनने की वजह से, जो वाइट प्रेसिपिटेट है। अब इसमें हम और एक्सेस ऑफ CO2
पास करते रहे, ये दोबारा क्या बन गया, क्लियर बन गया। मीन्स सोल्यूशन क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो क्वेश्चन है ना कैल्शियम वाले, वो किसी भी फॉर्म में ये जरूर आता है क्वेश्चन, तो प्लीज इसको अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट इज यही रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली करा है इन्होंने। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, आपको दिख रहा है ये ग्रेनुअल से डाले हुए हैं। उसके अंदर हमने HCl डाल दिए जो कि 0.2 ml डालते हैं हम। उसके बाद आप देख रहे हो कि इसमें बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब बबल बनना, हमें तो पता CO2 बनेगा, तो हमने क्या करना है, एक डिलीवरी ट्यूब लेनी है और इसको एक और टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर हमने लाइम वाटर CaOH डाला है, इसमें से पास करना है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और से जो लाइम वाटर पहले क्लियर था मिल्की हो गया। तो ये जो रिएक्शन है जिसको बोलते हैं लाइम वाटर रिएक्शन या लाइम वाटर टेस्ट, ये CO2 के लिए यूज करा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इसमें अगर ये मिल्की हो गया कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, इसमें और एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन हुई कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज अ क्लियर सोल्यूशन। तो हमने रिएक्शन क्या करा, CaOH2 में CO2 डाला, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ने लाइम वाटर को वाइट या मिल्की बना दिया। अब CO2 उसमें से और एक्सेस में पास की, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज हो गया, जो कि एक क्लियर सोल्यूशन है।